देश के मौजूदा जो हालात बने हुए हैं, ख़ासकर जो सियासी हालात बने हुए हैं, अक्सर जिस तरीके से जो डिवाइड एंड रूल्स की जो राजनीति चल रही है देश में, हालांकि ये नई नहीं है, काफ़ी पुराने दौर से ये राजनीति चली आ रही है। लेकिन ये कहा जाता है कि 2014 के बाद में इस राजनीति ने ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है। और इस पूरे मामले पर हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ज़फ़र सरेसवाला साहब। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम उनके किस तरीके से उनका परिचय आप कराएं, क्योंकि सभी जानते हैं ज़फ़र सरेसवाला साहब कौन हैं, किस तरीके से सवाल उन पर उठते हैं, किस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, ये सभी जानते हैं। ज़फ़र सरेसवाला साहब से हम बात करेंगे। ज़फ़र भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ज़फ़र भाई, सबसे पहले आपको मोदी मैन कहा जाता था देश में अक्सर, कि भाई मोदी के ख़ास आदमी हैं, और उसके बाद में न जाने क्या हुआ, एक सोशल मीडिया पर भी एक जो लहर चली और कहा गया कि मोदी ने आपको इस्तेमाल किया, यूज़ किया। क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप इस पर? देखिए, पहली बात तो अब ये तो लोगों का तो ऐसा है, आप जो भी फ़ख्र है डालो। मोदी मैन क्या, उससे पहले तो मुझे मीर जाफ़र भी कहा जी। कुफर के फतवे लगाए, तो उससे तो बेहतर है मोदी मैन। लेकिन आप सोचिए कि जो मोदी साहब से जो ताल्लुक़ किया हमने, गुजरात के 2002 के जो फसाद हुए थे जो, और उस वक्त मैं इंग्लैंड में था जी। और मेरा रोल रहा है कि हमने बड़ी लड़ाई लड़ी गुजरात गवर्नमेंट के साथ। हम नरेंद्र मोदी साहब को मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लेके गए, केस हमने ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। शेरी बूथ जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं थे उस वक्त, टोनी ब्लेयर उनकी बीवी ह्यूमन राइट्स की लॉयर थी। अच्छा, वो प्लस मैं खुद हैंड डिलीवर्ड मेरी पिटीशन थी जो मैंने कोलिन पॉवेल को दी थी कि नरेंद्र मोदी साहब का जो है वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, मतलब रिजेक्ट होना चाहिए। वो उसके अलावा एल के अडवाणी साहब जो होम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, वो उस वक्त इंग्लैंड आने वाले थे, 2002-03 की बात है। तो हमने उनके ख़िलाफ़ भी पिटीशन की लंदन हाई कोर्ट में कि भाई इनको इंग्लैंड में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो ये सब किया हमने। अब मुझे कोई सवाल पूछे तो मुझे हंसी आती है उन पर कि जो लड़ाई हमने लड़ी है ये तो ख्वाब भी नहीं देख सकते हैं। ये तो सब कुछ चंद चीज़ों में अपनी दुकान चलाने के लिए जो हैं, जो एक्टिविस्ट, मुझे मालूम है ये एक्टिविस्ट की जो पूरी दुनिया है। हमने जो लड़ाई लड़ी अपने पैसों से लड़ी थी, लेकिन हमने लड़ाई लड़ने के लिए नहीं लड़ी थी कि हमें कोई मोदी साहब से या किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हम एक उसूल के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद ये सब करने के बाद लगा कि भाई ये इससे कोई मसला हल नहीं होगा, हमको बैठ के बात करनी पड़ेगी। और आप बात किससे करोगे? बिल्कुल। यानी उस ज़माने में जो नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर गुजरात का कोई मसला है तो आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करोगे तो किससे करोगे? तो वो एक मौका आया 2003 में गालिबन कि मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो भाई बातचीत करें। तो हम उनसे मिले और वो मुलाकात बहुत अच्छी रही, लंबी चौड़ी मुलाकात थी जिसमें बहुत सारी बातें हमने की, उनके सामने रखी। तो एक व्यू ये सामने आया है कि भाई ठीक है, इसलिए। और ये मिलने की जो वजह भी बनी चूँकि गुजरात के लोगों से मुझे फ़ोन आ रहे थे वहाँ, इससे कि अगर आप देखें कि गुजरात में ये फसाद पहली बार तो हुआ नहीं था, 2002 में हुआ। अच्छा, लोग कहते थे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो ज़रा मुझे कोई बतावे कि गुजरात में जितने फसाद हुए हैं क्या कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था? आपको शुरुआत करूँ मैं 1969 के राइट। 1969 का जो राइट हुआ, कांग्रेस की हुकूमत थी गुजरात में भी और वहाँ भी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरी 5 साल की उम्र थी या 6 साल की, मुझे अभी तक वो मंज़र मेरी निगाहों में है। इसलिए कि उस ज़माने में जब राइट होता था उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आते थे आफ्टर मथ ऑफ राइट में, तो वो रिलीफ रोड पे इंदिरा गांधी निकली और हम लोग खड़े थे कालूपुर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। कालूपुर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने 120 फुट का रोड है और वहाँ एडवर्ड वॉशिंग कंपनी और लाइन सर मुसलमानों की दुकान थी, मस्जिद थी सामने, जलाई गई थी। पुलिस स्टेशन सामने है। आप मुझे ज़रा कोई बताएगा कि पुलिस स्टेशन के सामने मुसलमानों की दुकान और मस्जिद जली हो तो वो स्टेट के कनाइवेंस के बगैर हो सकती है? तो गुजरात में तो वो मुझे अभी तक याद है वो मंज़र कि इंदिरा गांधी उतरी, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ, दादा के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी जब आई तो उतरी वहाँ और उन्होंने अपने संतरी को बोला कि ज़रा फुटपट्टी लाओ, मेजर टेप, और उसने मेजर की कि ये पुलिस स्टेशन है
और 100 फुट पर मुसलमानों की दुकान और मस्जिद जली थी, तो कहा ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने ये इंदिरा गांधी ने बोला था। उसके बाद 85 का राइट, 87 का राइट, 90 का, 92 का राइट। 92 के राइट में मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमारी फैक्ट्री, अच्छा हम लोग हर बार लूटे हैं, 69 में लूटे, 85 में लूटे, 87 में लूटे, 90 में लूटे, हमारा भी गुजरात में यही है कि हम भी हर बार 2002 में। मुझे अब जो आप कहते हैं ना कि 2002 स्टेट स्पॉन्सर्ड था, 92 का राइट मुझे बिल्कुल याद है कि हमारी फैक्ट्री से वो दरबा जो सिक्योरिटी वाला बार बार फ़ोन कर रहा था कि सर जो टोला है, जो मॉब जो है वो अबाउट 500 मीटर या 1 किलोमीटर पर है, आप कुछ भी कीजिए। मैं उस ज़माने में CD पटेल साहब, मैं नाम लेता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ ना, CD पटेल होम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की हुकूमत थी, वहाँ भी कांग्रेस की हुकूमत थी। मैं खुद CD पटेल साहब से बात कर रहा हूँ फ़ोन पर। अच्छा, वो ताल्लुक़ भी इसलिए हुआ था, एहसान जाफरी साहब जो थे उनका हमारे फैमिली, मेरे वालिद के, हमारे चचा के बचपन के दोस्त थे। उसके बाद हमारे वालिद और उनके साथ बड़ी, तो उनकी वजह से CD पटेल से बात हो रही थी। मैं CD पटेल साहब को कह रहा हूँ कि सर मेरी फैक्ट्री के 1 किलोमीटर पर आप कुछ कीजिए, एक एटलीस्ट रीइंफोर्समेंट भेजिए। लेकिन कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। हमारी फैक्ट्री लूटी, 1 दिन नहीं 3 दिन तक। तो ये 2002 का, तो फ़र्क ये हुआ कि ये 2002 का जो राइट हुआ, ये पहला राइट है जो बीजेपी की हुकूमत में। उससे पहले सारे कांग्रेस के अंदर हुए थे। तो वो ये होता था हमेशा कि भाई कांग्रेस का राइट ख़त्म हो जाते हैं तो भाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसमें ये होता है कि भाई अब मसले हैं, सरकार के साथ मामला करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कम से कम ये होता था उस ज़माने में कि भाई मुसलमान मिनिस्टर होते थे या MLA होते थे या कोई पार्टी फंक्शनरी होता था। ये पहली बार ऐसा हुआ बीजेपी की हुकूमत में कि कोई मुसलमान ही नहीं था और एक वैक्यूम हो गया, इसलिए कि राइट तो ख़त्म हो गया है, उसके बाद सब मामला शुरू हो गया। अब आप बताइए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है मुसलमानों की, तो नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या वजह बनी। तो लोगों ने जब पता चला कि मोदी साहब आ रहे हैं इंग्लैंड, तो यहाँ से लोगों के फ़ोन आए कि भाई एक वैक्यूम है, तो ज़फ़र भाई आप मिलिए। तो वो वजह बनी मिलने की, और वो मैं समझता हूँ कि मैं बोलते हैं ना, मैं डरता नहीं हूँ, आई एम नॉट एपोलॉजेटिक। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का अगर कोई बेहतरीन इक़दाम है तो वो मोदी साहब से उस वक्त का मिलना है। अच्छा। और वो मिलने की वजह हुई, और एक हम ब्रिज बने, और एक उसके बाद 11-12 साल का उनका एक टेन्योर रहा, तो उसमें हमने काफ़ी मुसलमानों के जो काम बहुत सारे मोदी साहब के ज़रिए हुए यहाँ पर। तो वो एक तब मुझे एक बात समझ में आई कि ये सारे काम हुए, यानी क्या क्या काम जो आप गिना सकते हैं, ऐसा कोई बड़े-बड़े मोटे-मोटे मोटे। मैं आपको एक तो बोलूँ कि उस ज़माने में जो 2002 के बाद इमीडिएटली जो पकड़ दखड़ जो होती थी, जो कुछ टेररिज्म के चार्जेस में मुसलमानों को पुलिस गिरफ्तार करती थी, तो साथ में सेक्शन 268 लगाती थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो वो सेक्शन 268 इतना ड्रैकोनियन है कि उसमें एक तो ट्रायल जो है वो भी जेल में होती है। तो वो बेचारा कैदी जो है या जो एक्यूज्ड है वो आ ही नहीं सकता बाहर, एटलीस्ट फैमिली से भाई कोर्ट में आते मुलाकात हो जाती, वो नहीं हो सकती। दूसरा 268 का जो जिसके ऊपर लगा हुआ है ना, उनको परोल और फरलो भी नहीं मिलती, जो 45 दिन की जो या 60 दिन की जो है वो नहीं मिलती। तीसरा, अगर आपको जो सज़ा मिली जिस भी आपके मामले में, लेकिन अगर 268 है तो आप बाहर नहीं आ सकते जब तक कि 268 ना निकले। तो ये मामला मेरे पास सबसे पहले 2009 में आया कोई, कि एक कोई मुफ्ती ताहिर, आप भी जानते होंगे, जो सूरत का जो 2002 के राइट के पहले अंदर गया था, उसको 8 साल की सज़ा हुई थी। वो सज़ा उसकी 2009 या 10 में ख़त्म हो रही थी, लेकिन मुझे वाया सऊदी किसी का फ़ोन आया कि भाई ये मसला है, वो छूट, उसकी सज़ा ख़त्म हो रही है, लेकिन उस पर 268 है। तो बोले या तो ये हाई कोर्ट निकाल सकती है या चीफ मिनिस्टर के पास पावर है। तो मैंने कहा ठीक, अगर ये है तो उनके लॉयर ने मुझे कहा कि नहीं ये है, और बोले हाई कोर्ट। मैंने कहा क्यों कोर्ट में नहीं जाते? बोले यार वैसे ही बेचारे ख़त्म हो गए, उसके वालिद का इंतकाल हो गया था जब वो जेल में था, और फिर वापस जाएगा कोर्ट में, फिर यानी तो प्रोसेस है और ख़र्चे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं मोदी साहब के पास गया, 14 दिन में उसका 268 उन्होंने निकाल दिया अपना पावर यूज़ करके।
जब ये निकला तो मुझे फिर लोगों को बात पता चली, तो पता चला कि मेरे ब्रदर ने मुझे ला कर कहा कि भाई एक है कोई नौजवान जो बेचारा, अजीब मामला है उसका, वो 2003 से अंदर है और पहले वो टिफ़िन बॉम्ब में भी था और हरेन पंड्या में भी। और उसका मसला ये है कि उसकी, वो जब अंदर गया तो बच्ची 2 महीने की थी और बीवी प्रेग्नेंट थी। तो बच्चों ने, 2 बच्चियाँ हो गई, अब 2 बच्चों ने अपने बाप को 9 या 10 साल हो गए थे, ये बात हो रही थी 2010 या 11 में। तो मैंने कहा अच्छा लाओ भाई, तो पता चला एक और आई, यूँ करके 13 आए मेरे पास। तो मैंने कहा यार एक की बात करनी कि 13 की। तो वो जो बेचारी औरतें आई अपने शौहर के मामले में, मैंने कहा उनको कि भाई आप जो है अपने हाथ से एक रिक्वेस्ट लेटर लिखो, मुझे कोई कंप्यूटर वगैरह से नहीं चाहिए, इसलिए कि जो आपके जज्बात हैं इंशाल्लाह वो असर करेंगे। मैंने मोदी साहब से टाइम लिया, मैं पहुंचा, 13 उन्होंने दिया और उसमें सबसे ऊपर ही वही ख़त था, वो खातून जिसका शौहर बच्चे वाले। मुझे याद है मोदी साहब के आंसू टपक रहे थे। और ये कहा कि यार ये तो मोदी साहब आंसू बहुत टपकाते हैं, लेकिन टपके सवाल उठते हैं। नहीं वो टपके, वो खत ऐसा था, वो खत ऐसा था जिसमें उसकी वेदना थी उस औरत की जी। तो कहा ये जुमला कहा कि भाई इन बच्चों का क्या कसूर है बेचारों का। आप नहीं मानेंगे, उस ये बंदे को मोदी साहब ने बैक रेट्रोस्पेक्टिव में उसकी 268 निकाली। अच्छा, यस, ये 2009-10 का मामला है, 10-11 का मामला है। 8-9 साल हो चुके थे उसको अंदर, और सबकी निकाल दी 268। उसके बाद मैं आपको एक एक बता रहा हूँ, जो मसला होता था हम लेके जाते थे। मेरा तो काम है पोस्ट, भाई क्या मसला है बताओ। हाँ, और एक मैंने लिमिट बांधी थी कि इंडिविजुअल नहीं, कोई मसला कौम का है या किसी के साथ इंजस्टिस होती है। मुझे मालूम है पथारे वाले आए थे, मैं उनको लेकर गया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये आपके ढाल, ये जो पूरे 3 दरवाजे और उनके भद्र के, और मोदी साहब ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ ये नहीं होगा, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। फिर ये आपके शाहपुर दरवाजे के बाहर एक म्यूनसिपल कॉलोनी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ ठीक है। वो कॉलोनी वालों का अजीब मसला था कि वो म्यूनसिपाल्टी ने दिए थे उनको, लेकिन जब दिए होंगे 81, 82 में, तो ये कंडीशन थी कि अगर तुम बेचोगे आगे तो म्यूनसिपाल्टी की परमिशन लेने की। अच्छा, और आपको पता है हमारे लोगों का तो कैसा है, वो बेच तो अभी जिसके पास था वो पता नहीं, उसको तो मालूम ही नहीं। तो ऐसे 300 घर थे, उसमें 30% दलित थे और 70% मुसलमान थे। अब आप बताओ, और वो हार गए केस, हाई कोर्ट में भी हारे। हाँ, केस हार गए थे, इसलिए कि सी स्टेट वो जो एग्रीमेंट था ना उसमें क्लियर कट था, तो कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं, बाहर जा नहीं सकती। तो मैं उनको लेकर गया, मोदी साहब बोले बराबर है यार, लेकिन तो ऐसा कहीं और भी था। तो सीधा बोले फ़ोन लगाओ कमिश्नर ने, वहीं से बोले भाई अनुसू करवाने जाए। तो वो जो बेचारे गरीब, जिनको हैसियत नहीं थी कि वो बेचारे म्यूनसिपाल्टी के उस पर चढ़ सकते थे, वो हैरान हो गए कि ये कहाँ से ऑर्डर आ गया। इसलिए कि चीफ मिनिस्टर ने बोला ठीक है सब कुछ है, इसका सोल्यूशन क्या है। बोले 300 फैमिली को हम निकाल नहीं सकते, जो भी आप निकालो इसका रास्ता। तो वो निकाला। उसके बाद एक बार हम लोग गए तो बोला कि भाई देखो, अहमदाबाद में अगर पिछला छोड़ दो जो भी है, भाई नहीं हुआ, आज के बाद कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है अहमदाबाद शहर में, अगर 100 सड़कें बनती हैं अहमदाबाद में तो 11 मुस्लिम एरिया में बननी चाहिए, और अगर नहीं बनती तो मेरा गिरेबान पकड़ना। तो आप देखो कि शुरू में BRTS बहुत सारे मुसलमान इलाके उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, आ गया। रिवर फ्रंट आपने देखा, पूरे मुस्लिम एरिया अंदर आ गए। तो ये आपका मेट्रो, बहुत सारे मुस्लिम। लेकिन इसमें ज़फ़र भाई सवाल अब भी उठता है कि रिवर फ्रंट के अंदर भी जो मुस्लिम इलाकों में जैसे खानपुर है, शाहपुर है, उस तरफ का रिवर फ्रंट का जो इलाका वो इतना डेवलप नहीं किया जितना इस तरफ का सारा किया हुआ है। किया है, मैंने देखा भाई, देखो ऐसा किया है नहीं। शाहपुर के बिल्कुल बाहर आप निकलो तो बहुत बेहतरीन गार्डन है। खानपुर के पास भी, हमारे यहाँ इधर है। खानपुर के पास में नहीं है गार्डन, शाहपुर के पास में नहीं है गार्डन। शाहीबाग जहाँ पर पूरा जो जहाँ कह सकते हैं कि जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत कम है उस तरफ जहाँ पर भाई देखो ऐसा है कि इसलिए पहले तो बिल्कुल नहीं था, उसको उन्होंने डेवलप करते करते। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये नहीं है कि इमीडिएटली सब कुछ हो जाएगा, बट हमने डायलॉग का रास्ता जब शुरू किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका जुहापुरा, वहाँ एक भी TP स्कीम नहीं हुई थी 2007 तक। तो बोले यार अब छोड़ो, जो पुराना छोड़ दो, नया जो है। तो वहाँ उन्होंने कम से कम 5 से 7 TP स्कीम डाली। दूसरा आपको पता है जुहापुरा एक आइलैंड हो गया था, यानी जुहापुरा से आप जा सकते थे CG रोड पे, SG रोड, वो मोदी साहब ने खुलवाया। बोले नहीं ये कैसे चलेगा। तो ऐसा नहीं, हम बार बार जाते थे, मिलते थे। अंजुमन वाले मेरे पास आए एक बार,
कि भाई वो माइनॉरिटी का कोई मसला आया तो बोला हाँ ये बिल्कुल। तो यानी कहने की बात ये है कि हमने एक बनाया, लोग शुरू किए, बस एक प्रोसेस, यानी ज़रूरी नहीं है कि 100 काम में से सब 100 हो जाएंगे, भाई 50 होंगे, 50 के बारे में उनके जहन में रहेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए सियासी लोगों को छोड़ दीजिए, जो सिविल सोसाइटी है मुसलमानों की, उनमें से एक तबका हमेशा होना चाहिए। देखिए आज कोई हुकूमत है, कल को कोई और होगी, ये प्रोसेस ऑफ डायलॉग और बातचीत करना ये हमेशा होना चाहिए। स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी होना चाहिए। आप अपनी बात रखो, ये है तो बस। इतना सब होने के बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि ये कहा जाने लगा कि मोदी जी के बीच में और आपके बीच में मनमुटाव होने लगा? भाई पहली बात बढ़ तो गई आपकी, आपका इस्तेमाल किया मुसलमानों का वोट लेने के लिए? वो देखो, मेरा पहले तो रोल था ही नहीं कि मुसलमानों को, वो आपने कभी देखा मुझे? नहीं, क्योंकि आप जो है गुजरात का एक मुस्लिम चेहरा बन के आप अक्सर तो एक मुसलमान चेहरे की वजह से मेरे को कोई वोट नहीं देता, किसी ने कहा तो मैंने कहा वो तो सब बात छोड़ो। अगर मोदी जी ने आपको राजनीति में खूब भुनाया, आपके मुस्लिम चेहरे को, जफर सरेश वाला के यहाँ एक मुस्लिम एक पहली बात चेहरा तो है ये। नहीं, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा उनसे जो ताल्लुक था वो कोई सियासी था ही नहीं कभी भी। मैं पूरी ज़िंदगी इतने, आप जो बता रहे हो, इतने करीब ताल्लुक होने के बावजूद मुझे आज तक ये नहीं मालूम कि बीजेपी का दफ्तर कहाँ है। ना गुजरात में मालूम है, ना दिल्ली में मालूम है। मैं कभी गया नहीं बीजेपी के दफ्तर में, ना मैं जिस ज़माने में वो यहाँ चीफ वो थे तो मैं किसी और मिनिस्टर को जानता भी नहीं था। मेरा सियासी कोई रोल ही नहीं था। मेरा था टू बिल्ड ब्रिज, भाई ये गवर्नमेंट ऑफ द डे और कम्युनिटी। रही बात, क्योंकि ये जो आप कह रहे हो, हाँ मैं चांसलर बना तो वो मेरे शौक़ की चीज़ थी और उसमें उन्होंने बड़ी मदद की। आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम सुना था आपने उससे पहले? भाई 2015 से पहले सुना था? मैंने खुद नहीं सुना था, मैं तो नहीं ले रहा था। मोदी साहब ने मुझे गले में हाथ डाल के कहा कि नहीं यार तुमको इसलिए मैं भेज रहा हूँ कि तुम चेंज लाओ वहाँ। तो मैंने कहा सर वो चेंज तो बगैर आपकी मदद से नहीं हो सकता। तो बोले तुम मेरे से डायरेक्ट बात करोगे। तो मेरे टेन्योर में, अब आप कह रहे हो, मैं गया वहाँ पर, क्या आप मान सकते हो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, समझे? वो जब मैं तो गया तब पता चला 300 एकड़ में 11 कैंपस हैं, उसके 165 लर्निंग सेंटर हैं। आप मान सकते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीए और एमए के कोर्सेज रिकग्नाइज नहीं थे यूजीसी से तब तक। 15 यस आगे सुनिए, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में कि जिसको कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा, एक ही यूनिवर्सिटी है जिसकी स्कूल भी है, आईटीआई भी है, पॉलिटेक्निक भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग जानते नहीं है, जानते ही नहीं थे बिल्कुल। मैं जब गया तो 40% सीटें भराती थी एक। तो पहले जाते ही ये जो पॉलिटेक्निक है, 2 पॉलिटेक्निक उनकी, एक दरभंगा बिहार में और एक पॉलिटेक्निक मैंगलोर में, जो AICTE से रजिस्टर्ड नहीं थी। अच्छा, अब आप सोचो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक बच्चा रजिस्टर्ड नहीं थी, जो मामूली चीज़ें होती है, जो थोड़ा एफर्ट करके उसको करने का होता है। मैंने जाते ही पहले वो कोर्सेज रिकग्नाइज करवाए, दोनों BA-MA के, AICTE की अप्रूवल करवाई। उसके बाद जितने उनके डिस्टेंस लर्निंग, एक अच्छा डिस्टेंस लर्निंग का बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के बाद सेकंड है। 165 लर्निंग सेंटर मैंने डिस्टेंस लर्निंग के जितने कोर्सेज थे सब उसको रिकग्नाइज करवा दिया। उसके बाद मैंने वहाँ, हाँ सबसे बड़ी बात, पैसे ही नहीं थे। 2015 में मेरे जाने के विद इन 6-7 मंथ्स मोदी की सरकार ने 245 करोड़ रुपए दिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को। उसके पहले पैसा नहीं था। पैसे आए तो पता चला कि उसमें 120 करोड़ वो थे जो ड्यू थे 2012 से। तो देखिए इस मुल्क में 70 साल से मुसलमानों को च्युइंगम दी जाती है बस। अब हमने वहाँ प्रोग्राम किए। अब एक मिनट आप सुनिए ना, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ थी। 2011 या 12 के बजट में यूपीए में उन्होंने मौलाना आज़ाद को यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी दी थी पहले, वो दी नहीं, 13 में वो बजट में थी। मैं आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे पड़े, इम्प्लीमेंट उसको अपने 8 या 9 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। 2016 में वो तैयार हुई, 17 में हमने शुरू किया, बच्चे लिए 16 में जी। और पहले ही साल में 3 बच्चे सिलेक्ट हुए, यूपीएस 2 आईएएस में और एक बच्चा आईएएस में गया।
हमने मेहनत की, वहाँ रिक्रूटमेंट का कोई नज़म नहीं था। और सबसे बड़ा काम, हाँ, मैंने उस ज़माने में वहाँ की अपने गवर्नमेंट को बोला कि देखो उर्दू जो है ये सिमट के रह गई है मदरसों में। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता कि हर मदरसा, हम आइडेंटिफाई करते हैं 200 मदरसे मुल्क के, वहाँ से जो बच्चा फारिग हो उसको हम यहाँ मौलाना आज़ाद में डायरेक्ट एडमिशन देंगे। हमने ब्रिज कोर्स बनाया और पहली बार 2015 में जो बच्चा मदरसे में से कभी जिसने 10वीं 12वीं नहीं दी थी उनको हमने लिया। 1 साल के ब्रिज कोर्स के बाद कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में गए, कुछ फार्मेसी में गए, कुछ इकोनॉमिक्स करके आज वो निकले, मौलाना भी है, इंजीनियर भी है, मौलाना भी है, फार्मासिस्ट। तो ये काम है असल करने के। देखिए मैं ये सारे काम तो किए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बता रहे हैं, ये कुछ चीज़ें गिनी चुनी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो गुजरात में जो एक गुजरात मॉडल पेश किया गया, जो नफ़रतें यहाँ पर जो देखी गई, क्योंकि आप देखिए सोसाइटी के बाहर बोर्ड लगे कई जगहों पर कि मुसलमानों को मकान नहीं दिए जाएंगे, ये हिंदू सोसाइटी है, ये इससे पहले इतना नहीं था। और ख़ासकर 2014, जैसे आपने जो बताया कि आपने काफ़ी काम आपने मोदी साहब के साथ मिलकर किए, मोदी साहब ने काफ़ी काम किए जैसे आप बता रहे हैं, 6 साल में भी लेकिन ऐसा अब क्या हुआ? क्योंकि 2014 के बाद लगातार आप देखिए डेंगू का माफ़ कोरोना का जो मामला आया उसको जमात के साथ जोड़ा गया और आए दिन कुछ न कुछ मुसलमानों को लेकर। और ख़ास बात तो ये, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये पूछा गया गुजरात दंगों के बारे में और कुछ सब सवाल हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि एक पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो दुख होता है। तो क्या उस वक्त आपको भी ऐसा कुछ दुख हुआ था क्या मोदी जी का बयान सुन? नहीं, तो मैंने खुद मोदी साहब को पूछा था जी, तो उन्होंने वो देखिए वही होता है, वो राउटर्स ने एक चीज़ निकाल ली थी। बिल्कुल। मैंने खुद मोदी साहब को पूछा तो बोले कि भाई मैंने ये कहा कि उसने पूछा, जो सवाल पूछा, इसलिए होता है ना कि वो एक क्लिप निकालता है। जैसे मोदी साहब ने मुझे एक और क्लिप दी जो बहुत चली थी उनकी, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, है ना, इतना ही है। लेकिन बोले आगे में जो बोला ना वो नहीं दिखाया। मेरे को मोदी साहब ने क्लिप दिखाई कि मैं पूरा क्या बोला था। उस ज़माने में जी टीवी में ही आई थी कि प्रतिक्रिया भी गलत है और क्रिया भी गलत है और प्रतिक्रिया भी गलत है, लेकिन बोले वो नहीं दिखाई और बोले देखो ये चलाई। तो यहाँ भी मैंने सुनी उनकी, लेकिन सुनिए, नहीं माना था, मैंने भी देखा है वो, नहीं, उन्होंने आगे कहा था कि गलत है, ये कहा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया हुई होगी, ये नहीं, मैंने सुनी, इसलिए कि मैं तो सुनता था ना, बोले क्रिया भी गलत है प्रतिक्रिया भी गलत। वो आगे साथ में एक ही, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन क्रिया भी गलत है, प्रतिक्रिया भी गलत है। तो ठीक, तो बराबर है ना कि भाई रिएक्शन एक्शन, रिएक्शन है, रिएक्शन भी गलत है, एक्शन भी गलत है। अच्छा, जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप चेहरा देखकर पहचान लिए कि पहचाने कौन है, तो ऐसे जो बयान जो देते हैं, देखो मैं उससे क्या आपको लगता है कि मुसलमानों की जगह बना पाएगी बीजेपी? एक मिनट, आपकी पहली बात का मैं जवाब दूं जी। आपको पता है 1930 में जब महात्मा गांधी ने आश्रम बनाया था तो उसके आश्रम के 20 किलोमीटर तक कोई मुसलमान के पास 1 इंच ज़मीन थी? ये क्या आप यूं कहना चाहते हो कि ये अभी शुरू हुआ है? 40 साल पहले भी आप नवरंगपुरा में मकान ले सकते थे। 50 साल पहले गांधी आश्रम जहाँ है उसके पास 1 इंच ज़मीन कोई मुसलमान ले सकता था? अरे आसपास कहाँ है? रानीप वगैरह, ना वहाँ की बात, रानीप मत बताओ यार, रानीप मत बताओ आप, रानीप मत। बिल्कुल, गांधी आश्रम 5 मिनट का भी रास्ता नहीं, गांधी आश्रम की मैं नवरंगपुरा में कोई जमीन, यानी कि आप यूं कहते हो क्या 50 साल पहले मुसलमान जहाँ भी चाहता था वो जमीन ले सकता था? इसका मतलब नहीं, एक मिनट आप मुझे पहले ये बताओ कि क्या ये कोई आज आया है? ये 10-20 साल में है। हम तो पार्टी में 40 साल, हमको ऑलमोस्ट 55 साल हुए। 55 साल पहले भी ये सोसाइटी क्यों है मालूम है? फैज़ उम्मत सोसाइटी 1932 की थी, इसलिए 1962 में भी आप फैज़ उम्मत सोसाइटी के बाहर जाकर ज़मीन नहीं ले सकते थे। तो तब तो बीजेपी के आरएसएस भी नहीं थी। तो ये बात ये काम क्यों नहीं किया? जैसे कश्मीर से मान लीजिए तो 370 का हटाने का जो सारा काम किया ये, तो मोदी जी ने ये काम क्यों नहीं किया? आशान धारा यहाँ पर लगाई गई, मुसलमान कहीं हिंदू इलाके में मकान खरीद नहीं सकते। एक मिनट, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस के टाइम में आई थी बिल्कुल। नहीं, आप एक मिनट, हमने तो भुगता है आशान धारा को। बिल्कुल, आशान धारा कौन लाया है? आशान धारा, एक मिनट, कांग्रेस के टाइम नहीं बोलो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप छेड़ रहे हो जी। नहीं, बिल्कुल 87 में जब यहाँ पर 16 मुसलमान थे एमएलए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये धारा आया तो वो 16 मुसलमान क्या कर रहे थे? मुझे एक की मुखालिफत भी बता दो कि जिसने मुखालिफत भी की हो।
एक मिनट नहीं, एक मिनट 70 हट सकता है तो नहीं, आशान धारा क्यों नहीं हट सकता? छोड़ो ना, अभी लाया कौन उनकी? तो हटा तो सकते हैं ना। काय को? कश्मीर में भी लाए थी कांग्रेस, लाए थे नेहरू, लेकिन जो लेके आया, एक मिनट, जो लेके 20 साल तक, मोदी साहब कब आए? 87 में आया, ठीक है। मोदी साहब कब आए? 2002 में, 14 साल के बाद। और आपकी सक्सेस तो आपको पता ही नहीं चला। वो नहीं, मुझे आपसे सवाल ये करना है कि वो आशान धारा को रेटिफाई किसने किया मालूम है? एक मिनट, पार्लियामेंट ने किया, जहां जब 50 मुसलमान MP थे। तो यार जो आदमी मारता रीजन था उस टाइम पे, जो रीजन क्या है? एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मिनट, तब भी मालूम था कि मुसलमान ही, आप इसमें मुसलमान ही फंसने वाला है। क्या आप बात कर रहे हो? अगर कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस ने गलत किया, बिल्कुल नहीं। अरे उनकी, तो जब 370 हटा सकते हैं कश्मीर से, तो आशान धारा हटा नहीं सकते यहाँ पर? वो उनकी एक सियासत है ही, वो कहाँ छुपा रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो आपसे वो पूछता हूँ कि जो जिनके अलमबरदारी आप कर रहे हो। नहीं, मैं किसी का अलमबरदारी नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस नहीं आप कर रहे हो। मैं तो ये भी कहता हूं कि कांग्रेस के टाइम में सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवान जेलों में गए। मैं तो ये भी कहता हूं, मैं किसी की अलमबरदारी नहीं कर रहा हूं। मैं, मुझे कांग्रेस या किसी से कोई, अरे हम लोग गए थे, एक मिनट, अब आप कह रहे हो ना, हम लोग तो वो मर्दानगी है। हम लोग गए थे, तुम भी थे ना साथ में, हम लोग गए थे मोदी साहब के पास जी। ये दो बात है 2000 आई थिंक 9 या 10 में जी, 2009 में, हाँ, कि भाई ये तो मोदी साहब ने सीधा बताया पूरा कि देखो ये, और राजीव गांधी ने उसको रेटिफाई किया। एक मिनट, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कानून बनता है ना, तो एक अकल होनी चाहिए कि ये कानून का 40 साल के बाद क्या असर होगा। बिल्कुल। और आप क्या समझते हो, कांग्रेस पार्टी जो है ना, बीजेपी तो खोल के बोलती है, कांग्रेस पार्टी ना सहला के नहीं, वो ये इसीलिए लाए थे कि मुसलमान बर्बाद हों। क्या कानून दा होते हैं ना, जो कानून बनाने वाले, उनको बिल्कुल मालूम होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि UAPA कौन लाया? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस। ये अमित शाह ने तो उसमें अमेंडमेंट किया खाली। एक मिनट, सबसे खतरनाक कानून जिसमें मुसलमान यूपी का बर्बाद हो गया है, एनिमीज प्रोटेक्शन एक्ट, कौन लेके आया? चिदम्बरम। आपने उस पर कोई सवाल नहीं? एक मिनट सुनिए, जो लेकर आए वो गलती की उन्होंने, बिल्कुल गलती की है उन्होंने। नहीं, आपको मालूम? अरे मुझे मालूम है, नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम? सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान जीत गए, मालूम है कि ये सब हुआ है। क्या हुआ है? मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने बर्बाद किया, मैं खुद कह रहा हूँ ना। एक मिनट, बीजेपी से क्या कर लिया? बीजेपी से उम्मीद क्या करते हो? एक मिनट, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं लाया हूँ बीजेपी को? नहीं, ये नहीं कह रहे यार, ये नहीं, मैं लाया हूँ बीजेपी को, मेरा क्या लेना देना? देखिए, जैसे बंगाल के अंदर, अरे यार, जो मुसलमानों ने यूनाइट बनाने, एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है। आप गुजरात का एक मुस्लिम चेहरा है, क्या आप भी सोचते हैं कि ऐसा इत्तेहाद कुछ होना नहीं हो सकता? एक मिनट, ये कांग्रेस से फायदा है, बीजेपी से फायदा, किसी से फायदा तो है नहीं। मैं अभी बोलूं आपको जी, पहली बात तो मैं आपको पहले पूरा करूं जी। टाडा कौन लाया? बिल्कुल। और दिखाया क्या गया था कि सिखों के लिए, बिल्कुल। और पकड़ा किसको? जेलों में किसको बंद किया? UAPA कौन लाया? बिल्कुल। और मुसलमानों को ठूसा। दूसरा, आपको सबसे खतरनाक है ना, हमको अंदाजा भी नहीं है, जिसमें मुसलमानों की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लिया। बिल्कुल। कानून कौन लाया? 1968 में सबसे पहले कांग्रेस लाई, और बाद में चिदम्बरम ने उसको और ताकत दी, और सुप्रीम कोर्ट में जीत गए मुसलमान। तो जीत जाने के बाद ऑर्डिनेंस लेके आए। बिल्कुल, सरकार ऑर्डिनेंस बराबर। तो खतरनाक कौन है? बीजेपी है क्या कांग्रेस है? बिल्कुल। एक मिनट, आपने 370 कर रहे हो, ये 370 जो इन्होंने हटाया वो स्केलेटन था। यानी कांग्रेस पार्टी ने वो 370 की ऐसी के तैसी 70 साल में करके उसको रख दिया था क्या? यानी उसकी जो अरे बिल्कुल कुछ था ही नहीं है ना, इन्होंने तो खाली उसको नाम को निकाला है। वो 370 जो था ना, जिसको इन्होंने निकाला, उसको 70 साल में ढीला करते 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 आपके लिए नाम दे दिया था। यही हमारी मुसीबत है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? इसके लिए क्या करना चाहिए बिल्कुल को आगे? मैं ये समझता हूं कि जो सियासत वाला जो रास्ता है ना, अभी उसमें मुसलमानों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि देखिए, आज हमारी जो पोजीशन है, ना हम किसी को ला सकते हैं, ना किसी को हटा सकते हैं। ऐसी पोजीशन किसने की हमारी? किसी ने नहीं, वो जिसने भी की, जो है छोड़ दीजिए। वो बोलते नहीं, मेरा उसूल यही है कि मैं उसमें नहीं जाता पोस्टमार्टम में। मैं तो जो सिचुएशन है अभी, तो हम क्या करें, अभी है जो सिचुएशन है, ठीक है, जो भी है पूरे मुल्क में, तो मैं समझता हूँ कि जो, और मेरा 6 साल में जो अभी लास्ट 6 साल में हमने एक तालीम की ताकत, तालीम और तरबियत नाम का एक इनिशिएटिव किया, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम किए। 46
शहरों में प्रोग्राम किए हमने 6 साल में, पूरे मुल्क में। खाली साउथ में तमिलनाडु और इंडिविजुअली की है या गवर्नमेंट के साथ? गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा पीछे, क्योंकि बैंकर बिल्कुल पीछे, और डायरेक्ट मुसलमानों को एड्रेस करके, और जाहिर है बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं था। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की जितने हमने प्रोग्राम किए, तो देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, वही मैं कहता हूँ कि देखो है ना, आप ईमानदारी और अमानतदारी से आपकी बात अगर रखोगे ना, तो इंशाल्लाह असर होता है, करेगा बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने जो छेड़ा, जैसे हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये इवेंका ट्रम्प आई थी हैदराबाद जी, तो यूएस गवर्नमेंट के साथ उन्होंने हमको कहा कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी के साथ हम कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने उनको ये आइडिया दिया कि यार एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप से एक बेसिक बोलते ना, एक आम गरीब मुसलमान को दिमाग में आया कि भाई कारोबार कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा यार ये बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा देखिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे आपको, भाई हमारी यूनिवर्सिटी आप हमको उसका बोलते हैं ना वो दो। तो उन्होंने टाई जो है द इंडस एंटरप्रेन्योर, जो दुनिया में मशहूर है एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने में, उनको उन्होंने टाई अप किया और यूएस गवर्नमेंट ने अपना नाम दिया और फिर कहा कि इसमें जो आपके 6 बच्चे या 5 बच्चे जो बेस्ट आइडिया के होंगे हम उनको इंटर्नशिप करवाएंगे। उसके बाद का काम हमने किया, 560 बच्चे पूरे हिंदुस्तान से हमने, ऑर्डिनरी बच्चे, और हमने कहा कि आपको टू एंड फ्रो भी देंगे हम और रहने का और खाने पीने का खर्चा भी देंगे। इसलिए कि हमने सोचा कि अरे गरीब बच्चा खाली 2nd क्लास ट्रेन में भी आएगा तो 5,000 रुपये हो जाएंगे, तो वो बेचारा जिसके पास 5,000 नहीं होंगे, तो हमने ये भी किया। अब पहले तो पता चला, वहाँ बताया कि बाद में मुझे पता चला कि हमारी हॉस्टल तो चालू, यूनिवर्सिटी चालू थी, हमने सोचा हॉस्टल में बच्चों को रखेंगे, तो वो नहीं हुआ। फिर बाद में वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई हज हाउस में हैदराबाद में, तो वो भी कुछ नहीं हुआ। अब हम तो परेशान हो गए कि 560 बच्चों ने रजिस्टर कर लिया था, इनको करेंगे किस तरह। बाद में पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी से लग के BSNL का गेस्ट हाउस है सरकार का। मैंने डायरेक्ट जो IT डिपार्टमेंट और वो जो टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्ट्री में बात की, कैन यू बिलीव, उन्होंने 50 रुपये में 200 कमरे दे दिए हमको, 250 और बोले कि और भी चाहिए। तो किस, उनको मालूम था ना कौन बच्चे रहने वाले, 1 मिनट में बोलते नहीं, या बोलते कि नहीं है भाई हमारे पास। तो दूसरा, इसमें हमने नीति आयोग वालों को इस्तेमाल किया, तो वो सरकार के ही हैं कि भाई किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि एक सब्जेक्ट ये आता था बाद में कि भाई ये फंडिंग के एवेन्यूज़ क्या हैं, सरकार की क्या क्या फंडिंग होती है, आप कहते हो ना कि क्या। तो उन्होंने, हमको तो मालूम भी नहीं था, यानी मुसलमान इंस्टीट्यूशंस को पता ही नहीं है, उनके वहाँ एक टिंकरिंग लैब करके एक बोलते हैं कि जिसमें वो है ना भाई नॉर्मल जो लेबॉरेटरी है आपकी साइंस की वो नहीं, उसके अलावा ये लोग 10 लाख रुपए पहले एक इक्विपमेंट लेने के लिए और 10 लाख 5 साल में 2-2 लाख रुपए देते हैं। तुम कोई इक्विपमेंट लाओ और टिंकरिंग यानी उंगली करना, उसको खोलो बंद करो ये। तो मैंने 2 मुस्लिम इंस्टीट्यूट को दिलवाए। चेन्नई में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये जिसको क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनल एंटरप्रेन्योरशिप का वो जो होता है, उसके अंदर उन्होंने नीति आयोग का वो है कि भाई तुम प्रोजेक्ट लेके आओ तो हम देते हैं, तो 3.5 करोड़ रुपए दिए उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, आप बात रखो, अपना करो। तो मेरा ये है जो बात आपने पूछी कि देखिए मेरा तजुर्बा ये सब करने के बाद जो मैं घूमा, 46 शहरों में मेरा जाना हुआ, और एक बार नहीं, इसलिए कि जहाँ प्रोग्राम करेंगे तो आपको 2-3 बार जाना पड़ता है, वहाँ के लोगों से इख्तिलात होता है, मिलना होता है। तो मैं एक नतीजे पे पहुँच गया 2-3 साल से कि ये मैदान हमारा नहीं है। अभी बोलते हैं ना कई मरतबा यू हैव टू टेक अ बैक सीट, बोलते हैं ना रिवर्स में। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि क्या उसकी वजह क्या रही? नहीं वो छोड़ दो, अभी वजह में जाओ। इतना ज्यादा भाई यही करीबी के बाद इतने तलबात हो जाना किसका? आपका जो कहा जाता है कि पहले बहुत ज्यादा आपकी करीबी रही है, अब इतना वो नहीं रहा आपका, अभी भी। अरे एक मिनट, पहली बात तो मेरा करीबी पहले भी और अभी कोई मेरा करीबी सियासी नहीं था। जो मेरा ताल्लुक आज भी वही है जो पहले था। अच्छा, अब मेरी कोई वो गुजरात था तो गुजरात में मसले होते थे, अब एक प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन भाई जफर सरेसवाला जैसे ऐसे कितने मुसलमान हैं जो बीजेपी से काम निकलवा सकते हैं? क्या आपको लगता है? बीजेपी से काम निकलवाना छोड़ दो, बीजेपी नहीं, मौजूदा सरकार से काम, मौजूदा सरकार से काम निकालना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमको अपनी बात को सरकार के सामने रखने की ज़रूरत है। उसके लिए ये मैंने कहा ना कि एक सिविल सोसाइटी का वो होना चाहिए। और मैंने देखा कि आप बात रखते हो ने, नॉट नेसेसरी के 100 में से 100 हो जाएंगे, 40 होंगे, उनके भी अपने एक वो होते हैं, लेकिन बात रखना ज़रूरी है। तो मैं जो आपने जो मेरे को पूछा, देखो क्यों हुआ, कैसे हुआ, छोड़ दीजिए।
हम, वरना हमारी ज़िंदगी उसी के पोस्टमार्टम करने में चली जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ जो अभी मैं देख रहा हूँ जो ट्विटर और जो उस पर क़यामत आने वाली है, क़यामत हो गई, फलां होगा, तो मैं खाली यूँ पूछता हूँ, होगा, हुआ, क्यों हुआ, यही है कि या ये बताओगे भाई तुम क्या करोगे, भाई तुम्हारे पास क्या है इसके लिए, वो बात नहीं है। होगा, ये हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो वक्त है हमको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने ये देखा कि देखिए, जो कौम अनएडुकेटेड होती है ना, वो पॉलिटिकल फुटबॉल बन के रहती है। बिल्कुल, वो याद रखो मुसलमानों का इसमें। बिल्कुल, आप ये तो आज ये हैं, कल वो आएंगे, तुम फुटबॉल बन के रहोगे। इसलिए देखिए, आप पीछे जाइए, मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, आपको पता है आज़ादी की जो मूवमेंट है महात्मा गांधी के आने के बाद, और सरदार पटेल, उस ज़माने में तो जिन्ना साहब भी थे, जो क्यों एकदम चलवल आगे बढ़ी, क्योंकि ये सब इंग्लैंड पढ़ के आए थे, एजुकेटेड लोग थे, और नहीं इंग्लैंड जाके देख के आए थे कि यार यहाँ तो आज़ादी है। साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी का वो था, तो ये पढ़े लिखे लोग थे। तो अब जो कौम पढ़ी लिखी नहीं होती ना, तो वो फुटबॉल ही बनती रहेगी, लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। कोई उसको इस्तेमाल, मुझे एक बीजेपी के लीडर ने अभी बताया, बहुत अजीब बात बताई उन्होंने मुझे कहा, बहुत ही बड़े, उनके सबसे बड़े लीडर हैं। उन्होंने कहा यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है पता है मुसलमानों का? बोले कांग्रेस पार्टी तुम्हारा कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि जाएंगे कहाँ, वोट तो हमको ही देंगे। अभी तो आपने तमाशा देख लिया ना, प्रियंका गांधी से लेके चांदी की ईंटें वगैरह, नहीं वो नहीं, अरे भाई राम मंदिर में ऐसा लगा कि यही है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, चांदी की ईंटें भेजी प्रियंका, सब। तो मैं तो पहले ही कहता था ना भाई, जो जिस तरह से इन्होंने जो सारा चलाया, क्यों चलाया मालूम है? बोले ये कौम जाएगी कहाँ, ये तो यहीं आने वाले हैं ना। तो बोले कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तुम्हारा कभी भी काम नहीं करेगी, इसलिए कि उसको मालूम है कि ये जाएंगे कहाँ। सुनिए, मैंने आपसे यही सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आखिर क्या करना चाहिए मुसलमानों को ऐसे हालत में। ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई। और बीजेपी आपका काम इसलिए नहीं करती कि उनको मालूम है कि ये वोट ही नहीं देंगे। हाँ, तो काम क्यों करेंगे? तो बोले तुम्हारी ये मुसीबत है। जिस दिन, उन्होंने कहा, जिस दिन कांग्रेस पार्टी को ये पता चला है कि मुसलमान हमको डंप कर सकता है, और जिस दिन बीजेपी को पता चला कि मुसलमान भी हमको वोट दे सकता है, देखो ये वोट की दुनिया है और कुछ नहीं। बिल्कुल यार, वो बनिया जब दुकान पे बैठता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि मुसलमान की नोट है कि किसकी नोट है, तो वो वोट पड़ता है ना, उस वक्त ये नहीं देखता मुसलमान का वोट है, कैंडिडेट को तो वोट चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि जिस दिन बीजेपी को ये लगा कि मुसलमान, बीजेपी को कि मुसलमान भी हमको वोट दे सकता है, और इनको लगा कि ये हमको डंप कर सकता है, आपकी तकदीर बदल जाएगी उस दिन। वो अकल लाने के लिए वो तालीम चाहिए आपको, बेसिक। तो मेरा तो ये तजुर्बा है कि कौम को अभी, बोलते हैं ना, मैं ये नहीं कहता अभी, बोलते हैं ना भाई, बोलते प्रायोरिटी, भाई ये एक ABCD ये काम करने के हैं, तो अभी मैं सबसे ऊपर रखता हूँ एजुकेशन को बिल्कुल, कि कौम को अब है ना ज़बरदस्त एजुकेशन। और देखिए उसमें सरकार का सब, कोई आपको तालीम, मुझे आप बताइए कि आपको तालीम याफ्ता होने के लिए कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है? बस इम्तिहान में बैठने के लिए आपको रोक सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने मेहनत की, तो देखिए थोड़ी मेहनत की तो उसके नतीजे आए। मैं हमेशा ये UPSC का, मुझे ये लगता था कि यार ये मुसलमान 2.5% क्यों है? तो मैंने जो इसके माहिर हैं, जो लोग ये चलाते हैं, इसकी इदारे सारे ये चलाते हैं, उनसे मेरी सबसे बहुत लोगों से बात हुई, तो सबका कहना था कि मुसलमान इम्तिहान में ही नहीं बैठते। तुम इम्तिहान में ही नहीं बैठोगे तो कहाँ से आगे बढ़? तो बोले उन्होंने, हमने 2015 का निकाला, 2015 में 11,45,000 बच्चे बैठे थे, 2014-15 दोनों में बैठे थे UPSC की फर्स्ट उसमें, और टोटल 1069 सिलेक्ट हुए, और उसमें मुसलमान 30 थे या 29 थे, और पिछले 70 साल में कभी भी 28, 29, 30, 31। तो मैंने कहा यार मुसलमान कितने बैठे होंगे? तो अब हम ईमानदारी से बात करें, जब 11,45,000 बच्चे बैठे हैं, तो मुसलमान अगर 15% हैं, तो 2 लाख मुसलमान बच्चे होने चाहिए इम्तिहान में। तो मैंने इन सब से पूछा कि आप बताओ कि कितने मुसलमान बच्चे बैठे होंगे? किसी ने भी मुझे 10,000 से ज़्यादा नहीं बताया। तो अब आप बैठोगे ही नहीं, तो फिर हमने सोचा कि कुछ नहीं, हमको एक मूवमेंट चलानी कि भाई इम्तिहान में बैठो, IIT की एग्ज़ाम में बैठो, IIM की एग्ज़ाम में बैठो। और आज तो जितने जॉब्स हैं ना, आप देखो जितने भी गवर्नमेंट के जॉब्स हैं थ्रू एग्ज़ाम होते हैं,
और हम बैठते ही नहीं है भाई। इवन ये पुलिस का जो बोलते हैं ना सब इंस्पेक्टर, वो भी एग्ज़ाम होती है, बैंकिंग, रिक्रूटमेंट, प्यून, सब कुछ एग्ज़ाम होती है, जीपीएससी की एग्ज़ाम होती है, हम बैठते ही नहीं है। तो अगर अब बैठे क्यों नहीं? क्योंकि हर एग्ज़ाम में मिनिमम ग्रेजुएट है। अब हमारे ग्रेजुएट कितने हैं? शायद हमने 2015 में निकाला था कि 8 या 10% है मुसलमान ग्रेजुएट। तो आप ग्रेजुएट ही नहीं हो तो आप एग्ज़ाम में कहाँ बैठोगे? तो मुझे लगा कि हमको है ना रिवर्स गियर में जाने की ज़रूरत है, बोलते हैं ना, हम पीछे आ जाएं अभी, क्योंकि ये तो आप इस्तेमाल होते चले जाओगे, ये आएंगे। और मुझे आप एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, चलो आज आप कह रहे हो भाई बीजेपी है या मोदी हैं, उधर योगी हैं या इधर गुजरात में योगी हैं, क्या कोई और आएगा तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? नहीं, सुनिए, इसलिए मैं कहता हूँ सुनिए, जिंदगी तब बदलती है जब मेरे पास बर्तन है। बदलाव चाहेंगे, बर्तन, मेरे पास बर्तन ही नहीं होगा। अब ये 20 लाख रुपए देती है ये नीति आयोग टिंकरिंग लैब की, अब तुम्हारी वो लेवल की स्कूल ही नहीं है, तो कहाँ से तुम बनाओ तो सही भाई। तो बस मैं ये नतीजे पे पहुंचा कि हमको थोड़ी रिवर्स गियर में अपनी गाड़ी को लेकर कौम को, बोलता है ना, अभी बोलता है कुछ और नहीं, वो अर्जुन को आंख दिखती थी ना, ऐसे कौम को 100%, और इसमें से हम छांटे हैं कि कौन बच्चे हैं जो ये इन इम्तिहानों में बैठ सकते हैं, हम उनको थोड़ा सपोर्ट करें। हमने मेहनत की, बहुत और लोगों ने मेहनत की 2015-14 से, उसका नतीजा ये हुआ, मेहनत जब की, बच्चे ज़्यादा इम्तिहान में बैठे। 2017 में जो 2.5% थे वो 4 हुए, 18 में 5 हुए, अभी ऑलमोस्ट 5% आ गया थोड़ी मेहनत के बाद। तो मैं, अच्छा, लोगों को मैंने पूछा तो बोले कि सवाल ही नहीं पैदा होता डिस्क्रिमिनेशन का, बोले सवाल ही नहीं पैदा होता, बोले हमको तो ब्रिलियंट लोग चाहिए। तो ये है कि हमको तालीमी याफ्ता बनना पड़ेगा, ज़रूरी है ये। और मैं तो कहता हूँ कि भाई देखो, अगर रोज़ गोश्त खाते हो ना तो बंद कर दो, हाँ, लेकिन हफ्ते में बच्चों को ज़्यादा 3 टाइम खाते हो 2 टाइम खाओ, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च, पढ़ाई के अलावा, और हायर एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन, जब कौम के अंदर, और ये इंस्टेंट इसका रिजल्ट नहीं देखोगे आप, ये शायद 15 या 20 साल आपको लगेंगे हमको ये। और वहाँ तक ठीक है, जिसको हुकूमत में आना है आने दो, कोई 19 और 20 का फ़र्क होगा। इसलिए, और ये जो आपने एक सवाल मुझे पूछा, इकट्ठा होना, ये बेवकूफ़ी है। इसलिए इत्तेहाद की बात करना क्यों बेवकूफ़ी है? इत्तेहाद नहीं, इत्तेहाद यानी किस बात पर, किस बात पे इत्तेहाद? आपने पार्टी जो मसलकों को लेकर आप देखिए, जैसे मैं आपको बताया मैंने, जैसे कलकत्ता में, बंगाल में जो हुआ कि चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, किसी भी मसलक के हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात करने लगे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे गुजरात में आप एक चेहरा है, जफर सरीफ वालों को लोग जानते हैं कि हाँ ये मुस्लिम चेहरा है, तो क्या आपको भी नहीं लगता कि इसकी जरूरत है? हमें जैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिकली हम बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं, देखिए पॉलिटिकल तो छोड़ो, इत्तेहाद हम में हो जो डायलॉग करे। आपको मैं एक बात बोलूं, इसमें अगर सियासी लोग आ गए तो वो आपका खाना ख़राब कर देंगे, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मैं आपको बोलूं कि मेरा तो उससे कितना पुराना ताल्लुक़ है। 1972 में जब कायम हुई थी ना, मोहम्मद भाई बॉम्बे आंध्र ट्रांसपोर्ट वालों के घर में बम्बई में, उस ज़माने में ये कॉमन सिविल कोड वगैरह का जो चल रहा था, बराबर, मोहम्मद भाई बॉम्बे आंध्र के घर में, और ये पर्सनल लॉ बोर्ड वहाँ बना। मेरे वालिद के साथ मेरी 7 साल की उम्र थी, 8 साल की उम्र थी, मैं भी वहाँ था। इसे कोई मुझे ना बतावे पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है। ये जितने हैं ना, अभी ये पैदा भी नहीं हुए थे तब से मेरा ताल्लुक है। सुनिए, इसीलिए भी कह रहा हूं कि आपके हर मसलक से, हर इदारे से आपकी अच्छी, मुझे कहना है, जब तक हमारे अकाबिरीन थे ना, उसमें कोई सियासी लोग नहीं थे बिल्कुल। अभी मैंने मंजर जब देखा 1-2 साल पहले, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड की कभी कोई मीटिंग में गया ही नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैं मौलाना राबे साहब को मिलने गया था एक बार, तो मुझे अंदर से गुजरना पड़ा। स्टेज पे सारे सियासी लोग बैठे थे और सारे उलमा जो थे ना वो नीचे बैठे थे। तो पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसीबत क्या हो गई है कि सियासी लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, और अच्छा हो गया सब पार्टियों को, हर पार्टी का एक माउथपीस वहाँ आ गया है और उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया है। इसलिए जब सियासी लोग आएंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत अच्छा है, काम करता है, लेकिन उसको ये ना, आपको अब भाई देखो, सियासत करनी है तो सियासत करो। लोग उससे जो है, मैं क्या बोलता हूँ भाई, आपको सियासत करनी है पॉलिटिकल तो आप करिए, लेकिन एक दीनी प्लेटफॉर्म को उसको मत बनाइए। अब दीनी प्लेटफॉर्म इसलिए कि कोई सियासी पार्टी का आदमी आएगा जो भी पर्सनल लॉ बोर्ड में, तो उसकी पार्टी की उसके खिलाफ जा सकता है, वो हो सकता है। तो सियासी जो पार्टी के लोग हैं अंदर, वो आकर उसको
क्योंकि उनका अपनी पार्टी का एक वो टेक रहेगा, ओवर करने की कोशिश चलेगी, बस सियासी उसके ऊपर कैसे भी अपने उसमें ले लिया जाए, अपना फायदा वहाँ पर वो होगा, उससे लिया जाए। यही बात अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एनआरसी को के मामले में जो भाई शाहीन बाग में लोग बैठे थे और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ताल्लुक़ था, मैं बात करता था उनसे, मेरे पास आते थे वो बच्चे, मैं उनको एक बात कहता था कि देखो, जैसे मैंने उनको वहाँ के लोगों को भी बुलाया था एक बार, बम्बई में जो कर रहे थे उनको भी बुलाया था और एक जगह के लोगों को भी मैंने बुलाया। मैंने उनको कहा कि देखो, आपका जो जज्बा है या जो जिस उस पर मैं कोई सवाल ही नहीं करता, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी, आपका इखलास, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन बावले तो नहीं बन सकते कि जज्बात आपके हों, इखलास आपका हो और आपको इस्तेमाल कोई और कर रहा हो। तो क्या उसका ख्याल है आपको कि कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है? तो मैंने कहा, और मैं आपको कह रहा हूं कि लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, और ये होता है। आप मोदी जी से भी बोल सकते थे ना कि आप धर्म के नाम पर क्यों लेकर आ रहे हैं सीए एनआरसी। आपने सुना तो मेरी बात, अब वही मैंने तो डायरेक्ट बात की और मेरे तो टीवी में वो है कि भाई हमको सीए से प्रॉब्लम नहीं है, एनआरसी से। तो आप सुनिए, तो ये मैंने इन लोगों को कहा कि भाई देखो, जो भी है, आप जो एहतजाज कर रहे हो तो एहतजाज एंडलेसली तो नहीं कर सकते ना, परमानेंट। हर एहतजाज में क्या होता है, या हर डेमोन्स्ट्रेशन का एक लेवल है कि बातचीत करनी पड़ेगी। अच्छा, बातचीत किससे करोगे आप? जिसके खिलाफ करते हो उसके। तो मैंने कहा कि आप उन, तो बोले, मैंने कहा हाँ मैं करवाता हूँ, मैं फैसिलिटेटर बनता हूँ, रखो तो सही। और मैंने कहा आपको ये मामले में आपका जो कंसर्न है, जो भी है, वो आप रखोगे किसके? भाई प्राइम मिनिस्टर तो आपका भी है ना, मोदी, अमित शाह होम मिनिस्टर आपके भी हैं, तो आप बात तो रखो। और मैंने कहा देखो, ये मेरा तजुर्बा है, ईमानदारी और अमानतदारी से, इखलास से जब तुम बात रखोगे तो आदमी को असर करता है, बिल्कुल असर करता है। सफर भाई, दूसरा ये तो मैं अनफॉर्चुनेटली ये बात आ रही थी करीब और ये सारा लॉकडाउन वगैरह हो गया, वरना ये ऑलमोस्ट अच्छा बात बन रही थी। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा बात चल रही कि दोबारा जो है वो शाहीन बाग में खबरें आ रही, दोबारा शुरू होने की तैयारी है। मैं आज भी उनको ये कहूंगा कि ठीक है, लेकिन वो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एहतजाज ठीक है, पब्लिसिटी मिल जाएगी, टीवी पे आप आ जाओगे, लेकिन मसला हल करना है आपको, तो आपको बैठ के बात ही करनी पड़ेगी। और उन्हीं लोगों से ही जिनका विरोध करे उनसे आपको बातचीत करनी है। लेकिन जिस तरीके से जामिया में जो हुआ, स्टूडेंट्स को मारा गया, जो मामले हुए, जो गिरफ्तारी आजकल हो रही है देश में, आजकल जो गिरफ्तारी हो रही है। एक मिनट, ये सारी बातें इसलिए कि उसके बाद ये बात हो रही थी मार्च के फर्स्ट वीक में, और हमने अपनी तरफ से जो कंसर्न थे वो तो पहुंचाए थे जहां पहुंचाने थे, लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। वो होने मॉब लिंचिंग इतनी होने का, लोगों के घरों में घुस के मारना, दूसरा गिरफ्तारी है जो आप देखिए, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो कुछ ना कुछ तलवार उन पर लटका दी जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा है कि ये सब, मैंने कहा ना कि ये सब होगा। हमको, मेरा फर्स्ट जो आप बात रह गई थी कि पहले तो हमको बिल्कुल तालीम याफ्ता होना पड़ेगा, 100% बिल्कुल, यानी इसमें तो जीरो टॉलरेंस। घर घर में जाकर, जैसे कलमा नमाज जिंदा किया ना तबलीग वालों ने, ऐसे घर घर जाकर आपको तालीम, भाई चलो उसको ये करना पड़े। एक दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल, कि भाई यानी लोगों को थोड़ी उनको बताओ कि क्या अवेलेबल एवेन्यूज है। ये दो, सियासत में अभी कोई बहुत पढ़ने जैसा नहीं है, इसलिए कि लोग इस्तेमाल करेंगे आपको। ठीक है, आप जिसको देते हो, और कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी, भाई देखो, जिसको मेरे पास मैं बोला यार जिसको वोट देना है दो, ये अभी हमारे लिए इशू ही नहीं है, तुमको जिसको देना है दो, ये कोई, इट हार्डली मैटर्स। नाउ हम ये चीज़ पर काबू पा लिया हमने, तालीम पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, और जो हमारे उससे रिलेटेड जो चीज़ें, उसमें जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी भी है, स्टॉक मार्केट का जो सारा जो आएगा। जिस दिन हमने इस पर काबू पा लिया, और इसके साथ एक चीज़, ईमानदारी और अमानतदारी, ये चीज़ जब आप में आ गई ना, तो जो आपको टिकट नहीं दे रहे हैं ना अभी, वो खुद आएंगे देने, वो तुम्हारे घर पे लाइन लगाएंगे। इसलिए कि हर आदमी को हर आदमी को एक स्किल वाला, एजुकेटेड और ईमानदार और अमानतदार। ज़्यादातर नेताओं के बारे में कहा जाता है तो कोई एजुकेटेड होते नहीं है, और बीजेपी को तो वैसे भी जो लगता है कि कभी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है बीजेपी। एक मिनट, वो नेता भी चाहते हैं कि उनके वहाँ जो आए वो नेक आवे, स्किल वाला आवे, वो भी ये चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन हम लोगों के अंदर ये आ जाएगा ना, तो अपने आप एक रिवॉल्यूशन आएगा, और आप एजुकेशन के अलावा किसी और रास्ते से रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर हम इसमें हम पड़ गए, ये सियासी उसमें,
तो हम ये बहुत बड़ी चीज़ को खो देंगे जो हम कर सकते हैं। देखिए सियासत में जो चीज़ है ना वो आपके कब्जे में नहीं है, बिल्कुल। इसलिए कि वो तो पार्टी आपको टिकट ही नहीं देगी। हाँ, तो आप करोगे भी क्या उससे? भाई आप मुझे एक बात बताओ, बीजेपी को तो छोड़ दो, अभी कांग्रेस पार्टी गुजरात में, अपने दूर नहीं जाते, गुजरात में 85 तक 20 मुसलमानों के टिकट देते थे, 16-17 होते थे। अब वो 20 से कितने पे आ गए? 4। वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे भी कांग्रेस पार्टी नहीं हो रहे, अभी छोड़ो ने 4। बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने 84 के बाद एक भी मुसलमान को लोकसभा में टिकट नहीं दी। तो वो भी नहीं देते, तुम भी नहीं देते, तुम 4 देते हो, वो एक भी नहीं देते, तो फर्क मुझे जरा बताओ तो सही कोई। 4 भी तो मिलती है ना, लेकिन 4 क्या? पर बीजेपी, एक मिनट मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, चलो बीजेपी से कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसको मुसलमान वोट देंगे? सीधा मैं आपको पूछना चाहता हूँ। यही बात है जफर भाई कि जब बीजेपी अगर इतना अपनी मोहब्बत दिखाती है, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, हम मुसलमान को टिकट देने वाले नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के लिए बीजेपी काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर यहाँ की जनता इतना मानती है, तो किसी हिंदू इलाके में मुसलमान को खड़ा करके मोदी जी कहे ना उसको वोट दे के, ऐसा मोदी जी नहीं कर सकते हैं। पर एक बात, मेरे को एक बात बताओ ना कि पहले हमको है ना ऐसा मुसलमान चाहिए। मैं हमेशा जो मुसलमान जफर सरेस वाला ऐसे मुसलमान नहीं है कि उनको ऐसे टिकट देके मोदी जी का, मैं तो बियॉन्ड हूँ भाई, ये पॉलिटिक्स और इससे अब मैं बियॉन्ड हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे पास आते हैं जो सियासी पार्टियों में मुसलमान हैं जी, मैं उनको बोलता हूँ कि देखो तुम जो भी पार्टी में जाओ, बीजेपी में जाओ, जिसमें शिवसेना में जाओ, कांग्रेस में जाओ, एनसीपी में, जिस पार्टी में भी जाओ, लेकिन अपनी जगह बनाओ वहाँ पर, बिल्कुल अपना मकाम बनाओ, वो रबर स्टैम्प बन के मत रहो। बिल्कुल। तुम अपना मकाम बनाओगे तो तुम्हारी चलेगी, अपना वकार, सेल्फ रिस्पेक्ट। और वो कब होगा? कि जब तुम्हारे अंदर कुछ होगा, कैपेबिलिटी आप में इतनी होगी, आप इस लायक आप ऐसे ही मत जाओ कि वो जो हजारों लाखों होते हैं ना, वो नहीं, उसमें नहीं जाए। तो भाई देखो बीजेपी में भी है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, वो उनको 272 तो चाहिए ना, अब वो 272 है ना रबर स्टैंप है, बिल्कुल सही, बराबर है, रबर स्टैंप, इसलिए उनकी छोड़ दो, वो तो कोई जो जीतेगा उसको लाएंगे ना। मैंने एक बीजेपी के लीडर, हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं जफर भाई मुझे आप एक बात बताओ, बीजेपी का एक मुसलमान है, वो कहते हैं यार हमारी तो मुसीबत क्या है पता है, बोले मुसलमान भी वोट नहीं देता और हिंदू भी नहीं देता। बोले करें तो क्या? एक बीजेपी के हमारे दोस्त हैं बॉम्बे में, वो कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट है ना, जहाँ 80% मुसलमान है ना वहाँ जीत जाता है। बोले क्योंकि 5 मुसलमान खड़े रहते हैं, एक कांग्रेस में से, समाजवादी पार्टी में से, AIMM में से, और 2-3 इंडिपेंडेंट, तो बोले कि वो बढ़ जाते हैं। तो बोले हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हम मुस्लिम, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में तो देने का सवाल ही नहीं है। और मैं आपसे ये इसीलिए बात कर रहा हूँ कि क्या हमें ऐसे कुछ एक इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम आबादी मान लीजिए 40% अगर किसी सीट पर है, तो क्या हम डायलॉग करके उस पार्टी से नहीं कर सकते कि यहाँ हमारा उम्मीदवार होना चाहिए? तो मैं कह रहा हूँ वो नहीं, वो काहे को डायलॉग कर रहे हो, बहुत लेट कर रहे हो, उससे पहले करो। अरे बीजेपी से बैठो कि भाई हम भी इस मुल्क के अंदर 25 करोड़ हैं, बताओ। RSS से बात करो, मोहन भागवत साहब को मिलो कि भाई आप ठीक है, देखिए हर चीज़ है ना वो नहीं रहती। जो RSS फॉर एग्जांपल, जो RSS की सोच आज से 30, 40, 50 साल पहले थी, अब तगय्युरात आते हैं। भाई तबलीग जमात है फॉर एग्जांपल, वो तबलीग जमात है अभी जो 1985 में थी, दारुल देवबंद वो है अभी, जमीयत उल उलमा, बस एक चेंज आता है। जमात इस्लामी फॉर एग्जांपल, जो मौलाना मौदूदी साहब थे, क्या वही जमात इस्लामी? हाँ ठीक है। तो ऐसे पार्टियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में तगय्युरात आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो हमको बैठ के बात करनी चाहिए उनसे। जो लोग ये कहें कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, ये हिंदू राष्ट्र है इस देश का, आप उनसे, हर नागरिक हिंदू है, तो उनसे क्या डायलॉग करें? उनकी मेंटालिटी इस तरह की है। वो सबकी कहाँ है भाई? वो 2-4 जो बोलते हैं उनको, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, भागवत साहब से मिलो, भाई क्या है यार ज़रा बताओ तो सही, ये हिंदू राष्ट्र हमको बताओ। अगर राम राज्य आप बोलते हो, और जो हमने जो पढ़ा है पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की ज़िंदगी, अगर वो राम राज्य लाते हो तो हम तो अभी कहते हैं ले आओ यार। बिल्कुल। तो क्या है, हम बात तो करें भाई, हम ना लफ्ज़ों पे जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र आ जाए। भाई वो हिंदू राष्ट्र क्या होगा, ज़रा उसका खाका तो बताओ। तो मैं समझता हूँ, देखिए ये एक बात है, उनको मालूम है कि 25 करोड़ मुसलमान हैं, और 25 करोड़, हम बहुत दूर मत जाओ, आपके घर में अगर 6 भाई हैं और 3 नहीं 2 भाई अगर बहुत कमज़ोर हैं, तो क्या वो 4 आगे जा सकते हैं? वो 4 को उनको लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इनको मालूम है कि ये 25 करोड़ को नीचे नहीं कर सकते, उनको भी लेवल पे, लेकिन हमको भी तो लेवल के लिए हम भी तो हाथ बढ़ावें, तालीम के ज़रिए, स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए अपने अंदर, क्योंकि मुल्क को ज़रूरत है आपकी भी इतनी
इसलिए देखिए यार, जब वो लेने बैठते हैं ना तो वो आदमी स्किल देखता है उस वक्त। मैंने एक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछा, बोले यार इतनी स्कैरसिटी है, बोले सवाल ही नहीं है कि मैं देख सकता हूँ कि हिंदू है कि मुसलमान है, बोले स्किल कहाँ है? तो ये बात नहीं है। इसलिए मैं तो नीति आयोग में जाता हूँ और इनकी भाई मिनिस्ट्री में, हर मिनिस्ट्री में जाना होता है। देखिए पार्टी और सरकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल। जो सरकार होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है पार्टी से, ठीक है, वो पार्टी वाले कुछ भी बोले, लेकिन अभी तो जो पार्टी है वही सरकार, और एक ही दो व्यक्ति विशेष के लिए पूरा सब कुछ चलता है, एक ही सारा चलता है। तो देखिए वो जो भी है ना, उनके साथ हमको सिविल सोसाइटी के लोगों को डायलॉग, बातचीत कंटिन्यूस करनी चाहिए, और वो बिल्कुल तैयार है उसको। तो मीडिया से भी बात नहीं करते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो क्या बात नहीं मिलते नहीं, वो तो यहाँ भी नहीं मिलते थे। एक मिनट, वो यहाँ गुजरात में जब थे तो किसी भी मीडिया को उन्होंने दिया था इंटरव्यू, लेकिन एक मिनट मुस्लिम ग्रुप्स को मैं लेके गया हूँ भाई। कम से कम 2007 और 2013 तक मैं 250 से ज़्यादा मुसलमान ग्रुप्स को लेकर गया हूँ। उसके बाद अभी 2014 से लेकर अब तक काफ़ी मुसलमान मिले, उनको ग्रुप्स मिले। तो मीडिया से वो मिलते या नहीं मिलते छोड़ दीजिए, हम अपनी बात करें उनके सामने। बोल रहा हूँ जैसे अभी कोरोना को लेकर जो तबलीगी जमात पर जो सवाल उठाए गए और जिस तरीके से कहा गया, बार बार मोदी जी ने भी कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन आपको क्या लगता है देश में जो माहौल बन रहा है, ये कहीं ना कहीं एक नफरत का एक ज़्यादा उसको बीच को बोया जा रहा है? देखो ऐसा है, ये इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ये जो कोरोना में जो तबलीग जमात का हुआ, बीजेपी के नेताओं ने ये बातें कही, सांसदों ने ये बातें कही ना, मैं आपको उसमें बता रहा हूँ कि देखिए पहली गलती हमारी है, यानी तबलीग जमात की है, मौलाना साद साहब की है। क्या गलती? पहले तो मौलाना साद, आपको पता है तबलीग जमात में दो हिस्से हो रहे हैं। एक हिस्सा जो है मौलाना अहमद लाठ और मौलाना इब्राहिम देवला, वो लोग हैं कि जिन्होंने 60 साल वहाँ निज़ामुद्दीन में गुजारे और उनका मरकज़। तो जिस वक्त ये मौलाना साद साहब का जोड़ हुआ, उस वक्त उनका भी जोड़ होने वाला था न्यू बॉम्बे में, ये मार्च के टाइम पे। तो लोगों ने उनके सामने रखा कि भाई अभी, क्योंकि तबलीग जमात का जोड़ यानी पब्लिक सीधी बात है, बहुत भीड़ सीधी बात है। तो बोले अभी आप मत करो, तो बोले अभी भाई आए, लेकिन हालात ठीक नहीं है, अभी आप अपने जोड़ वगैरह जो है ना मौकूफ़ कर दो। तो मौलाना इब्राहिम साहब और इन लोगों ने अपने जोड़, उनका भी जोड़ होने वाला था वही दिनों में, 14, 15, 16 मार्च के दिनों में। यही बात मौलाना साद साहब को भी कही गई थी कि अभी आप जोड़ मत करो। जैसे इंडोनेशिया के लोग थे ज़्यादा इनके वहाँ, हाँ जी, मरकज़ पे बिल्कुल सर। ये हमारे ये लोग फारूक भाई और जो मौलाना इस्माइल साहब भी हमारे जो गुजरात के, ये लोग इंडोनेशिया गए थे उसी ज़माने में जी। तो हालांकि इजाज़त थी, सब कुछ थी। और वही होता है ना कि तबलीग में क्या होता है, प्रोग्राम के बाद तश्कील होती है, तो 1000-1500 लोग आएंगे हिंदुस्तान, है ना। मलेशिया की अथॉरिटीज़ ने उनको कहा कि देखो इजाज़त भी है और तबलीग के काम से हमको बड़ी मोहब्बत है, लेकिन हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि मत करो अभी, क्योंकि ऑलरेडी ये फैलना शुरू हो गया था। तो उन्होंने 1 मिनट में कहा ठीक है, जबकि पूरी जमात गई थी वहाँ। तो यूँ बोलते ना कि भाई ये जमात गई है तो यार अब तो इज्तिमा होना चाहिए, तो वो वापस आ गए कि नहीं करना। यही बात मौलाना साद साहब को भी कही थी, लेकिन उन्होंने किया। बहरहाल चलो, वो गलती हुई उनकी। उसके बाद जो बड़ी गलती ये हुई कि वो जो लोग थे उनके यहाँ मरकज़ में 2500-2000 जो थे, उनको वहीं रखते। भाई सरकार को बुलाते कि भाई देखो मेरे यहाँ ये 2 कोई चोरी से तो नहीं आए थे ना, और उनका प्रोग्राम भी 1 साल पहले का था, कैलेंडर इवेंट था, तो सीधा बुलाते अथॉरिटीज़ को कि भाई देखो ये मेरे वहाँ 2000 लोग हैं या जो भी हैं। आपने ये कहा गया है कि वहाँ के डीएम से बात की, वहाँ के लोगों को कही ये बातें, बसों का कहा गया, बसों का इंतजाम कर, बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, अरे बसों की बात ही कहाँ है? नहीं, अरे बसों का बात ही कहाँ है? किसी को जाने की जरूरत नहीं थी वहाँ से ही कि भाई ये हैं, यहाँ हैं, आप अपने डॉक्टरों को भेजिए यहाँ, उनकी टेस्ट कराइए, यानी मरकज़ से बाहर जाने का सवाल ही कहाँ है? वही तो गलती हुई, मरकज़ से छोड़ने की तो गलती है बहुत बड़ी। 2500 लोग गैर कानूनी तो नहीं आए थे, जब गैर कानूनी आए ही नहीं तो आपको भेजने की क्या ज़रूरत है? ये है गलती बहुत बड़ी। बोलते ना, लम्हों ने खता खाई, सदियों ने सजा पाई। और आप सुनिए एक मिनट, कई मंदिरों, एक मिनट, वो मंदिर अभी छोड़े भाई, एक मिनट, अरे एक मिनट, आप मैं नहीं मंदिर अभी छोड़ो ना, मंदिर की बात अपनों को नहीं करनी भाई। मैं, मेरे से जो गलती हुई ना, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। पड़ोसी क्या गलती करता है यार, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मेरे घर में फाका है, अगर
और मेरी बीवी पूछती है कि यार भाई क्या है, नहीं मैं कहूँगा अरे पड़ोस में भी तो फाका है, ये आंसर नहीं है। छोड़िए मंदिर में क्या होता है या नहीं होता, एक ये गलती ये हुई, वहीं बुला लेते मामला ख़त्म हो जाता। दूसरी बात मैंने खुद बात की ना, मैं अब कह रहा हूँ आपको, 30 तारीख को मैंने फ़ोन किया मौलाना साद साहब को। मैंने कहा मौलाना आप आ जाइए और हम लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में। मैं अगर मेरा तो ऑपरेशन हुआ था, मेजर सर्जरी हुई थी, मैंने कहा लेकिन अगर आप कहते हो तो आई विल फ्लाई और हम चलते हैं। अब मुझे बताइए, आप तो मीडिया के आदमी हो ने, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ कोई मीडिया वाले को मिले, मीडिया के ओनर को, तो मसाला मिल जाए उसके, मसाला किसने दिया? तुमने दिया मसाला, आपने दिया ने, तो वो तो आप तो टीआरपी की दुनिया है भाई। माहौल क्या बिकता है? देखो आप तो मीडिया के आदमी हो ना, मैं तो 20 साल 25 साल मेरे को भी हुए ना मीडिया में, मेरे को मालूम है ना, रोज मेरे को फोन आता है मीडिया में से, रोज फोन आता है और 5 बजे बोलते हैं नहीं सर वो आज स्टोरी चेंज हो गई है। वो देखते हैं 1-1 घंटे में कि क्या चला नहीं है ना। तो आप इतनी जबरदस्त चीज उनको तश्तरी में दे रहे हो भाई, तो कौन सा बेवकूफ़ होगा मीडिया वाला के जो इसको ना चलावे। वो तो निचोड़ बोले ऐसी रेडीमेड स्टोरी, बोले आदमी कितने हम लगाते हैं। लेकिन ऐसा तो बीजेपी वाले और मोदी भी बहुत दे रहे, लेकिन मीडिया वाले उसको उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। अब वो क्यों किसकी लेते हैं नहीं लेते, आपकी गलती है कि नहीं है? दूसरा गलती करता है नहीं करता। ये तो पुलिस वाले ने मेरे को एक बार पकड़ा बॉम्बे में, रोका उसने, बोले आपका, तो मैंने कहा यार ये सब जाते, बोले वो सब छोड़ो ना, उनको मैं यहाँ जाने देता हूँ, आपने गलती की ना भाई। पुलिस ने, मैंने भी चोरी की ना, उसने भी चोरी की, तो मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं कि यार उसने चोरी की उसको नहीं पकड़ते हो। तो मैं तो अपने लिए जिम्मेदार हूँ ना, तो मैं गलती अपने लिए जिम्मेदारी बनना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि दूसरा क्या करता है नहीं करता, हमें उससे क्या। तीसरी गलती बहुत बड़ी मौलाना साद साहब की, भाई आप अमीर हो एक जमात के, बिल्कुल अमीर यानी कैप्टन, बिल्कुल, और कैप्टन गायब हो जाता है, उसको क्या कहोगे आप? मैंने हाथ जोड़े कि आप आ जाओ सामने, इससे क्या, ये तो गायब हो गए थे ना। इतनी बड़ी जमात बगैर लीडर के आप क्या कहोगे भाई? इमारत हो, तुम अमीर हो, एक अमीर की जिम्मेदारी होती है। बोलते हैं ना कैप्टन होता है ना शिप का, वो आखिर में निकलता है। जहाज जब डूब रहा होता है ना तब भी वो आखिर में निकलता है। यहां तो कैप्टन ही नहीं है, और मैं समझा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, फिर मेरे से बात करना छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, ये सारे मामले चले, कोरोना को लेकर ये था, लेकिन उसमें ईडी को लगा देना, ईडी और ये सब लगा देना, ये सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार की। मैंने डायरेक्ट सरकार के जो लोग हैं उनसे बात की। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सरकार बहुत सॉफ्ट थी इसमें, क्योंकि सरकार जो है ना उसको तबलीग जमात मालूम है पूरी, कोई नई चीज़ नहीं, आज 100 साल से चलती है, 70 साल से उनके पास पूरा पलन, बोलते हैं ना पूरा है। अमित शाह साहब ने हवा निकाल डाली उनकी। अगर आपको याद हो, आज तक में अंजना ओम कश्यप ने अमित शाह को पूछा तो अमित शाह ने क्या कहा? बोले वो प्रोग्राम उनका सार्वजनिक नहीं था, साझा प्रोग्राम था, दूसरा कैलेंडर इवेंट थी, और बोले तबलीग जमात का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने पूछा तो कहा जिसने अगर गलती की है तो उसको पुलिस कार्रवाई जो भी होगी वो होगी। तो सरकार ने एक बात साफ कर दी कि भाई तबलीग जमात से हमें कोई, हाँ जो मौलाना साद की जो भी चीज़ें जो आ रही थी जो है वो ठीक है, वो अपनी जगह पर है। तो गलती अगर आप करोगे, और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि जितने बड़े इक़्तिदार पे आदमी होता है ना, या जितनी बड़ी जमात होती है, उसकी छोटी गलती भी ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाती है, छोटी गलती भी। तो आप बड़े उस पर हो, और आपसे गलती, बोलते हैं ना आपसे गलती बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल सही। तो जबर भाई, आखिरी 2 सवाल मुझे जानने थे कि मोदी सरकार के जो दूसरा टेन्योर रहा, पहला टेन्योर रहा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? चाइना ने घुसनखोरी कर ली यहाँ पर, और जिस तरीके का माहौल जो बॉर्डरों पे भी जो बन रहा है, छोटा सा नेपाल जैसा देश जो है वो हम पर गोलीबारी कर देता है। पाकिस्तान आज ही धमकी दे रहा है कि आप चाहे कितने भी राफेल लाओ, 5 लाओ, 50 लाओ या 500 लाओ, हम जाओ। हालांकि पाकिस्तान तो छोटा सा देश, उस समय कुछ हो नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो मोदी जो बोला करते थे इलेक्शन से पहले, एक के बदले 10 सर लाएंगे, मुँह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अब वो चाइना का नाम तक अपने मुँह से नहीं लेते। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो मैं जो समझाऊँ ये सब चीज़ों में, ये दौर जो है ना, अब वो लड़ाई ऐसी नहीं होगी, ये इकोनॉमिक लड़ाई का ज़माना है। और मैं समझता हूँ कि मोदी साहब सही इसलिए कर रहे हैं कि देखिए इकोनॉमिकली हम लोग ज़बरदस्त डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, बिल्कुल, आज से नहीं, सालों से बराबर है। तो और देखिए वो उनके फेवर में ट्रेड जो है ना, उनके फेवर में चाइना के, बिल्कुल, और
ऑलमोस्ट 60-70 बिलियन डॉलर का बिजनेस है। 60 बिलियन उनका है ना, 10 बिलियन हमारा है। उसके अलावा भी है ना हमारी कई गुजरात की कंपनियां जो वहाँ हैं। आपको पता है अभी भी 80,000 हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, चाइना में जब यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इकोनॉमिक लड़ाई है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब अखबारों के लिए ठीक है, ये सब आपकी टीवी के लिए चाइना को क्या बोले नहीं बोले। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए वो, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त डिपेंड करते हैं हम लोग। भाई मैं बहुत दूर मत जाओ आप। ये हमारा जो पूरा जो ये टेलीकम्युनिकेशन है, फ़ोन तो छोड़ दो, जो टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो भी सारा चाइना है। सिम कार्ड भी यहाँ तक कि चाइना से। बिल्कुल। तो आप वो अच्छा, चाइना का कुछ नहीं जाएगा। चाइना का टोटल जो ट्रेड है ना, उसका इंडिया तो 2% है। बिल्कुल, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा हमारे। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चाइना के साथ वो चीज़ नहीं चलेगी। वो तो फिर मोदी ये क्यों कहा करते थे कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, लाल आंख दिखाएंगे। अरे भाई देखो, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना सियासी लीडर पॉलिटिकल स्पीच जब देते हैं ना इलेक्शन के ज़माने में, जुमलेबाजी होती है सारी। वो ये मोदी साहब का ही मेरे को था। मोदी साहब कहते थे मुझे 2004 के इलेक्शन में, तुम भी थे 2004 में जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो मोदी साहब ने कहा यार ज़फ़र देखो अभी इलेक्शन के ज़माने में तुम बहुत कुछ सुनोगे, तो यार उसको खाली इतना लेने का, भाई होली है, तुम होली देखिए बोले यूपी की। तो मैंने कहा, तो बोले वहाँ यूपी में जब होली होती है ना, रंग डाल देते हैं, कहते हैं भाई बुरा मत मानना, आज होली है। तो बोल दिया देखो पॉलिटिकल यार एक बात समझो, हमारी बेवकूफ़ी होगी, एक पॉलिटिकल लीडर अपनी पॉलिटिकल रैली में हमारे खिलाफ बोलता है और हमने मान लिया, और ऐसे एक पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल रैली में आपकी तारीफ करता है, हम यूँ देंगे न वो देंगे न, हमने मान लिया, तो दोनों हम बेवकूफ़ बनते हैं। जो हमारे खिलाफ बोलता है, तो सिर्फ हमको मुसलमानों की मैं बात करूंगा कि वो जो हमारे खिलाफ बोलते हैं ना, उनको भी मत मानो, और जो आपकी मोहब्बत में बोलते हैं ना, उनको भी मत मानो। अच्छा ज़फ़र भाई, आखिरी सवाल ये कि कोरोना को लेकर इतना ज़बरदस्त पूरी दुनिया में ये जो माहौल बना हुआ है, ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, ज़मीन आपकी है, आप मंदिर बनाइए उस पर, बाद में भी बना सकते थे। एक तरफ जहाँ आप कहते हो कि मस्जिदों में जो है वो नमाज की परमिशन नहीं, ज़्यादा लोग जमा नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन वहीं अगर ऐसा क्या नौबत आ गई कि इकोनॉमी गिर रही है, कोरोना के लेकर हालत इतने ख़राब हैं, ऐसे में मंदिर का शिलान्यास करना बाद में भी तो कर सकते थे ना। ये इसके अलावा क्या और कुछ मुद्दे नहीं थे मेरे लिए, या पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ? देखिए मेरे लिए जो है ना बाबरी मस्जिद का मुद्दा 2010 से ख़त्म हो गया था। मैं उसको कुछ गिनता ही नहीं था, और आम मुसलमानों ने तय कर लिया। 2010 का जो फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला, उसमें वो एक तो आ गया था ना, सैंक्टम सेंक्टोरियम तो है ही नहीं, आपको तो बाहर का मिलने वाला है ना, मस्जिद तो बनने वाली नहीं है, ये हो गया था। और कोई सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के ख़िलाफ़ जाना, ये बेवकूफ़ी होती किसी की भी अगर ये समझता। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था तो 90% मुसलमानों ने समझ लिया था एक बात, और जब आ गया ठीक है। अब आने के बाद वो जजमेंट का पार्ट था एक, कि भाई सरकार को कि भाई कमी वो बनाओ और वो प्रोसेस ऑफ टेम्पल शुरू करो। मेरे नज़दीक उसके बाद से ये कोई मसला ही नहीं था कि ये 10 दिन में बनाते हैं मंदिर कि 10 साल में बनाते हैं। आई एम नॉट इवन कंसर्न। नहीं, लेकिन वो नहीं, वो मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपको दे दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमको सबको सर्वमान्य है, लेकिन ऐसे में इतनी जल्दी क्या थी कि आपको मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास करना पड़ा? एक तरफ चाइना को लेकर सवाल उठ रहे थे आप पर, कोरोना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ जा रही है, लेकिन आज इस पर कोई बात नहीं हो रही। आज बात हो रही है मंदिर पर, जो मुद्दे हैं उस पर तो बात नहीं हो रही है। जो बात कर रहा है उसको कैसे भी फंसाया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किसी और मामले में किया जा रहा है, चाहे वो पत्रकार हो या एक्टिविस्ट हो। देखो ऐसा है कि ये सब, मैं वही हमेशा कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, उसको आप पॉलिटिकली सॉल्व कर सकते हो। आपने जो बताए बहुत सारी चीज़ें, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तबलीग जमात के जो लोग गिरफ्तार हुए थे यूपी में और जहाँ भी, वो क्या कोर्ट से निकले? लोगों ने मेहनत की है डायरेक्ट, क्योंकि वो पॉलिटिकल था, इसलिए उनकी जो गिरफ्तारियां थी वो भी पॉलिटिकल थी। अब आप उसको लीगल लेके करते तो क्या होता? बिल्कुल नहीं निकल पाते। हाँ, निकलते ही नहीं। तो अब अक्लमंदी ये थी कि भाई, और पता चला कानो कान आज की तारीख में एक भी तबलीगी जेल में नहीं है। 2 महीने पहले से एक भी ना यूपी में है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, कहीं पर भी। यूपी में सबसे ज़्यादा थे, एक भी नहीं है। क्यों नहीं? किसकी मेहनत रही इसके पीछे? बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, हमने भी की, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। और मैं हर एक को ये कहता था कि छोड़ दो। जैसे जहाँ मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था, बिहार में एक एग्जांपल देता हूँ। बिहार में एक जमात
थी, जिसमें बम्बई के 2 साथी थे और बाकी 4 मलेशियन और 4 इंडोनेशियन थे उसमें। और वो 150 किलोमीटर दूर थे, कहाँ से? बॉर्डर से। अरे पटना से। वो बेचारे मुझे फ़ोन करते थे। तो अब वो केस चल रहा था और क्या होता था, आप सोचो ना कि यहाँ जब क्या होता है हमारे कोर्ट, अब वो पटना के से भी 150 किलोमीटर, तो वो रोज अरे वो पुलिस ही नहीं आती थी और वो अंदर। तो मैंने बोला यार ये इस तरह से नहीं होगा। अच्छा, मेरी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, तो अपना तो कोई जनता दल यूनाइटेड से ताल्लुक़ ही नहीं था, उनकी पार्टी से। तो फिर मुझे एकदम याद आया कि एक एलजेपी पार्टी के जो उनके वो हैं, उनके ख़ास, मेरे भी ताल्लुकात हैं पासवान साहब से, लेकिन उनके ख़ास हैं जो बम्बई में ही रहते हैं। साबिर अली। अच्छा, नहीं वो तो है ही नहीं है, वो किसी को पता नहीं है, वो उनके सबसे ख़ास उल ख़ास हैं। तो मैंने कहा यार, वो बोलते हैं ना बगल में और ढिंडोरा, क्या बिल्कुल बगल में छोकरा और गांव में ढिंडोरा। मैंने बोला बिल्कुल तुम जाओ, वो उसका भाई था, मैंने कहा वो वहीं है और मेरे नाम से बात करो, उनकी चलेगी, क्योंकि एलजेपी के हैं, पार्टी के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गए, वो बिल्कुल रमज़ान का महीना था, रमज़ान में अभी रमज़ान था, उन्होंने 2 दिन में छुड़वा दिया। तो हमेशा याद रखो, जो पॉलिटिकल अंदर होता है या होता है, ये चलता है, ये कोई नया नहीं है। ये पॉलिटिकल, ये गिरफ्तारियां जो होती है ना, अदर देन दैट वो पॉलिटिकल होती है, उसका हल पॉलिटिकली होता है। हमने यहाँ अहमदाबाद में आपके शाहपुर के अंदर जो थे, तो मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला कि सर आप एटलीस्ट ठीक है, गलती हुई है, लेकिन ये जो आपने 2-3 जो लोग हैं उसमें, वो तो यार। तो उन्होंने मेरी सुनी, मैंने कहा कि यार सर आप देख लीजिए, छोड़ दिया उनको। तो कोई मैंने बोला भाई छोड़ो, अभी हम लोग बात करते हैं, गलती से आ जाता हूँ तो बोलते हैं चावल के साथ कंकर भी आ जाते तो आ गए, लेकिन फिर बोलते हैं नहीं, जब ठंडा होगा, तो उन्होंने एक ठंडे उसमें लिया। तो मेरा 15 साल से जो तजुर्बा है सरकारों से, कि वो डायलॉग से ही, कि डायलॉग और जो पॉलिटिकल मसला है, इट हैज़ टू बी सॉल्व पॉलिटिकली। तो हमको है ना इसी तरह से, और वो तभी होगा कि यू बिल्ड ब्रिजेस। अभी आप लास्ट ये जो बंद हो गया ना, बच्चे फंस गए, मदरसे गए, मुझे तो मालूम नहीं था, बिहार के बच्चे थे यहाँ पर, और मुझे फ़ोन कौन कर रहे हैं मालूम है? मैं नाम नहीं लेते, एक हजरत हैं, टीवी पर रोज़ मोदी को गालियाँ देते हैं, रोज़ होता है, रोज़ाना मेरे को फ़ोन करते हैं, यार ज़फ़र भाई तुम देखो, तुम बात करो। तो मैंने जहाँ भी मुझे बात करनी थी तो मैंने की, तो उसमें फिर 2 तो ट्रेन चली, तीसरी ट्रेन में क्या वो नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बोला हम पैसे देंगे ना, वो अब मदरसे वालों ने उनको मना किया कि भाई तुम यहाँ मत आओ, हमको नहीं चाहिए आपके पैसे। लेकिन फिर भी स्टेशन पे पहुँच गए थे, 15-20 बच्चों ने ले लिए पैसे और वो वीडियो चलाई उन्होंने। तो जाहिर है सरकार के ख़िलाफ़ करोगे तो उन्होंने बंद कर दी ट्रेन। अब इनको तो मालूम नहीं, वो कलेक्टर बोलते हैं हाँ कल आओ, कल चलेगी, परसों चलेगी। फिर मेरे को मालूम था कि क्या है, मैंने कहा यार ये इन्होंने अपने लिए पॉलिटिकली बस अब तो लड़ाई कांग्रेस और उनकी हो गई है, उसमें मर गए, अपने मुसलमान बीच में पीछे जा रहे थे। तो फिर हमने बात की कि भाई, तो उन्होंने वापस लगाई ट्रेन। इसी तरह देवबंद सहारनपुर में फंसे हुए थे, सबको निकाला। तो क्या मुसलमानों को एक मुतबादिल की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, हमारी खुद की कुछ, हमारी क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर विधानसभाओं में हमारा आवाज़ हो कम से कम। भाई देखो, वही मुतबादिल तो अभी तो जो है ना वही है, हमको है ना किसी का फरीक नहीं बनना। ये है कि कोई यूं समझता हो कि ये तो मेरी जेब में है, ये और ये अनटचेबल, ये बेदारी लाने की जरूरत है। एक तरफ हमारा प्रॉब्लम क्या है कि दुश्मनी ऐसी कि सीधी तलवार निकालते हैं, और किसी से मोहब्बत ऐसी कि रुकू सजदे में जाते हैं। तो हम रुकू सजदे से भी बचें और ये तलवार निकालने से भी, भाई हर एक के साथ ताल्लुक़ रखें। कोई अनटचेबल नहीं है और किसी ने हमको ख़रीद नहीं लिया है, हमको ये अपनाना पड़ेगा और जो है उसी के अंदर होगा। ये मुस्लिम पार्टी वाली जो बात है ना, वो फेल हो जाएगी, वो नहीं चलेगी, नहीं चली। आप देखो ना यूपी में क्या हुआ, चल ही नहीं सकती। हाँ, ये सियासी जो, वो मेरी बात अधूरी रह गई थी, जो मुसलमान आते हैं मेरे पास, मैं बोलता हूँ तुमको ऐसे बनो कि हिंदुओं में भी तुम्हारी इतनी मकबूलियत हो तो फिर तुम लीडर हो। ये मुस्लिम लीडरशिप है ना, ये मिथ है, ये होगा ही नहीं। मौलाना आज़ाद को कभी किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान लीडर है, रफ़ी अहमद किदवाई को किसी ने नहीं कहा कि हाँ। तो हमको वो मोड का लीडर चाहिए कि जो नारायणपुरा में भी जावे, नारायणपुरा में भी जाके जीत सकता है और खाड़िया में भी जाके जीत सकता है।
आपको लगता है ऐसा होगा? हो सकता है ना, बिल्कुल। देखिए भाई, लोगों में यहाँ तो मकबूलियत सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट होता है। वो होगा, आप निकालो ना। वो टेम्पररी है। देखिए नफरत है ना, याद रखो, नफरत जो है ना वो एक ऐसा इमोशन है जो टेम्पररी है, मोहब्बत परमानेंट है। क्योंकि नफरत है ना, वो रोज़ आपको नई ईजाद करनी पड़ेगी, रोज़। उसके मुकाबले में मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि मोहब्बत से तो दुनिया में, तो नफरत टेम्पररी है, मोहब्बत परमानेंट है। आप मोहब्बत पैदा करो, मकबूलियत पैदा करो, लोगों के अंदर जाओ, हिंदू गरीब बेचारा है उसके लिए भी खड़े हो जाओ, बिल्कुल। बस फिर देखो, तो इस्लाम भी यही सिखाता है कि चाहे हिंदू भाई चाहे ये मुस्लिम, हर एक के लिए तो आपको इंसानियत के लिए आपको खड़े रहना है। इंसानियत के नाते खड़े हो जाओगे ना, तो मैं आपको बोलूँ ये हिंदू कौम कैसी है पता है? ये तो आपके मुर्दों को पूछती है। आप पूछते हो? जाके सजदे करती है ना। आप जाओ किसी भी दिन, मैं तो बॉम्बे में वहाँ कई दिन गया देखने के लिए हाजी अली पे, और मेरा गिनती थी कि 70-30 का रेशियो होता है। बिल्कुल। आप यहाँ चले जाओ अजमेर शरीफ में, तो जो कौम आपके हिंदुओं की पूजा करती है, तो क्या वो जिंदों से नफरत करेगी? वो असल में बेचारी देखना चाहती है कि ख्वाजा अजमेरी की सिफत वाला कहाँ है मुसलमान। वो जिस दिन आ गया मुसलमान है कहाँ है, तो वो मुसलमान बन जाए, जो प्यार मोहब्बत के साथ, ईमानदारी अमानतदारी के साथ, लोगों के साथ जोड़, लोगों का दर्द, ये जिस दिन आ गया तो ये आपको देंगे। तो ये पैदा करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जो पूरे माहौल बने, हम भी बार बार ये बात को कहते हैं कि जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, और ख़ासकर मुसलमानों के जो हालात बने होते हैं, जो सूरत हाल है, वो कहीं ना कहीं मुसलमान ख़ुद उसके लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन दूसरी एक बात, ख़ास बात ये जो ज़फ़र भाई ने यहाँ पर बताई कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हमेशा से मुसलमानों को जो है वो फुटबॉल बना कर रखती है। और इसी के लिए जो है वो बेदारी लानी चाहिए, और बेदारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन से आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए अपने बच्चों को। जो बात ज़फ़र भाई ने कही, बिल्कुल उस पर भी जो है वो गौर किया जाना चाहिए, लेकिन सरकारों को भी जो है वो इस पर गौर करना चाहिए।